हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी, अध्याय 9, बुरी पराजय। प्रोफेसर डंबलडोर ने गरुड़द्वार के सभी विद्यार्थियों को बड़े हॉल में भेज दिया। 10 मिनट बाद वहां पर मेहनतकश, चीलघात और नाग शक्ति के विद्यार्थी आ गए, जो दुविधा में थे। प्रोफेसर मैगोनिगल और फ्लिटविक ने हॉल के सभी दरवाजे बंद कर दिए। डंबलडोर बोले, आपके सभी टीचर्स और मैं महल की अच्छी तरह तलाशी लेने जा रहे हैं। मुझे लगता है सुरक्षित यही रहेगा कि आज आप रात यहीं बिताएं। प्रीफेक्ट्स हॉल के प्रवेश द्वार पर पहरा देंगे। हेड बॉय और हेड गर्ल यहाँ की व्यवस्था संभालेंगे। किसी तरह की समस्या आए तो तत्काल मुझे जानकारी दें। उन्होंने पर्सी से कहा, जो बहुत गर्वित और महत्वपूर्ण दिख रहा था, किसी भूत के हाथ खबर भिजवा देना। प्रोफेसर डंबलडोर हॉल के बाहर जाने से पहले ठहरे और बोले, हाँ, तुम्हें इनकी जरूरत होगी। उन्होंने अपनी छड़ी एक बार घुमाई, जिससे लंबी टेबलें उड़कर हॉल के कोने में पहुंच गईं और दीवारों से टिक गई। दूसरी बार छड़ी घुमाई, जिससे फर्श पर सैकड़ों गद्देदार बैगनी स्लीपिंग बैग्स आ गए। अब अच्छी नींद का आनंद लो। प्रोफेसर डंबलडोर ने अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए कहा, सब लोग अपने अपने स्लीपिंग बैग में जाओ। पर्सी चिल्लाया, अब चलो बातें बंद करो, बत्तियां 10 मिनट में बुझ जाएंगी। रॉन ने हैरी और हरमाइनी से कहा। उन्होंने 3 स्लीपिंग बैग उठाए और घसीट कर कोने में ले गए। तुम्हें क्या लगता है ब्लैक अभी महल में होगा? हरमाइनी ने तनाव भरी आवाज में फुसफुसाकर पूछा। जाहिर है डंबलडोर को लगता है कि ऐसा हो सकता है, रॉन बोला, जब वे अपने स्लीपिंग बैग्स में पूरे कपड़े पहनकर लेटे और कोहनियों के बल टिककर बातें करने लगे। तो हरमाइनी ने कहा, बहुत अच्छा संयोग है जो उसने आज की रात चुनी, जब टावर में एक भी विद्यार्थी नहीं था। रॉन बोला, मुझे लगता है चूंकि वो छिपा हुआ था इसलिए उसे अंदाजा नहीं रहा होगा, उसे यह एहसास नहीं हुआ होगा कि आज हैलोवीन है, वरना वो टावर की बजाय यहाँ आता। हरमाइनी कांप गई। चारों तरफ लेटे विद्यार्थी एक दूसरे से यही सवाल पूछ रहे थे, वो अंदर कैसे घुसा? शायद वो जानता है कि प्रकट कैसे हुआ जाता है, हवा से प्रकट हो गया होगा। कुछ दूर लेटे चीलघात के एक विद्यार्थी ने कहा, शायद वेश बदल कर आया हो। मेहनतकश के एक 5th ईयर विद्यार्थी ने कहा, डीन थॉमस ने कहा वो उड़कर भी तो अंदर आ सकता है। सच्ची क्या? हॉगवर्ट्स एक इतिहास किताब सिर्फ मैंने ही पढ़ी है? हरमाइनी ने हैरी और रॉन से पूछा। शायद, रॉन ने कहा, लेकिन क्यों? क्योंकि महल की रक्षा सिर्फ दीवारें ही नहीं करती, इस पर कई तरह के जादू और मंत्र हैं। चोरी से घुसने वाले लोगों को रोका जा सकता है। यहाँ अचानक कोई प्रकट नहीं हो सकता और वेश बदलकर दम पिशाचों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वे यहाँ के हर प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे हैं, अगर उड़कर आया होता तो भी देख लेते। बत्तियां बंद हो रही थी। पर्सी चिल्लाया, सब लोग अपने अपने स्लीपिंग बैग में जाएं, बातचीत बंद। सभी मोमबत्तियां बुझ गईं। सिर्फ चांदी की तरह चमकते सफेद भूतों की रोशनी आती रही, जो प्रीफेक्ट से गंभीरता से बातें करते हुए तैर रहे थे। हर घंटे बाद एक टीचर हॉल में देखने आता कि सब ठीक तो है। रात को 3 बजे के लगभग ज्यादातर विद्यार्थी सो गए तो प्रोफेसर डंबलडोर आए। हैरी ने देखा वो पर्सी को खोज रहे हैं, जो स्लीपिंग बैग्स के बीच में घूम रहा था। कुछ विद्यार्थियों को बातें बंद करने की चेतावनी दे रहा था। जब डंबलडोर के कदमों की आहट करीब आई तो पर्सी सोने का नाटक कर रहे हैरी, रॉन और हरमाइनी से कुछ ही दूर पर था। पर्सी ने फुसफुसा कर पूछा, उसका कोई सुराग मिला प्रोफेसर? नहीं, यहाँ सब ठीक है, हर चीज नियंत्रण में है सर। अच्छा, अभी इन सब को यहाँ से हटाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने गरुड़ द्वार के प्रवेश के लिए एक अस्थायी पहरेदार खोज लिया है। तुम इन लोगों को कल सुबह वहां ले जाना। और सर, मोटी औरत, वो दूसरी मंजिल पर आर्गिल शयार के नक्शे में छिपी है। ऐसा लगता है उसने पासवर्ड के बिना ब्लैक को अंदर नहीं घुसने दिया, इसलिए ब्लैक ने उस पर हमला कर दिया है। वो बहुत दुखी है, लेकिन जब शांत हो जाएगी तो मैं फिल्च से कहकर उसे वापस आने के लिए तैयार करवा लूंगा। हेडमास्टर, ये स्नैप की आवाज थी। हैरी चुपचाप पड़ा सुनता रहा। तीसरी मंजिल की पूरी तलाशी ले ली है, वहां नहीं है। और फिल्च तहखानों की तलाशी ले चुका है, वहां भी नहीं है। खगोल मीनार, प्रोफेसर ट्रेलोनी का कमरा, उल्लू कक्ष, सबकी तलाशी पूरी हो गई है। बहुत बढ़िया सेवरस, मुझे दरअसल आशा भी नहीं थी कि ब्लैक यहाँ रुकेगा। आपके हिसाब से वो किस तरह से अंदर आया होगा प्रोफेसर? स्नैप ने पूछा। हैरी ने अपने हाथ पर से सिर ऊपर उठा लिया ताकि वो दूसरे कान से भी सुन सके। बहुत से तरीके हैं सेवरस, हर तरीका असंभव लगता है। हैरी ने अपनी आंखों को जरा खोलकर उनकी तरफ देखा।
डंबलडोर की पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन पर्सी का चेहरा दिख रहा था। स्नेप की आकृति गुस्से में दिख रही थी। इस सत्र के ठीक शुरू होने के पहले हमारी जो चर्चा हुई थी आपको याद होगी हेडमास्टर। मुझे याद है सेवरस। ये लगभग असंभव है कि ब्लैक भीतरी सहायता के बिना घुस आए। जब आपने उन्हें नियुक्त किया था तो मैंने अपनी चिंता व्यक्त की थी। मुझे भरोसा है कि इस महल में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने भीतर घुसने में ब्लैक की मदद नहीं की है। उनके सख्त लहजे से ये स्पष्ट था कि वो इस विषय पर आगे बात नहीं करना चाहते थे। स्नैप चुप रहे। इसके बाद डंबलडोर बोले, मुझे दम पिशाचों के पास जाना होगा। मैंने उनसे कहा था कि तलाशी पूरी हो जाएगी तो मैं उन्हें खबर कर दूंगा। पर्सी ने पूछा, क्या वो तलाशी में मदद नहीं करना चाहते थे सर? करना चाहते थे, लेकिन जब तक मैं यहाँ हेडमास्टर हूँ एक भी दम पिशाच इस महल की चौखट के पार नहीं आएगा। डंबलडोर ने ठंडेपन से जवाब दिया। पर्सी थोड़ा शर्मा गया। स्नेप एक पल खड़े रहे, गहरे द्वेष से हेडमास्टर को देखते रहे, फिर चले गए। हैरी ने कनखियों से रॉन और हरमाइनी को देखा। उन दोनों की आंखें खुली थी। सितारों से भरी छत का प्रतिबिंब दिख रहा था। रॉन ने पूछा, इन बातों का क्या मतलब? स्कूल में अगले कुछ दिनों तक सीरियस ब्लैक के अलावा किसी और विषय पर बात ही नहीं हुई। वो महल में कैसे घुसा इस बात पर कई अटकलें थीं, कल्पना हवाई उड़ानें थीं। मेहनतकश हाउस की हन्ना एबॉट जड़ी बूटियों का ज्ञान की अगली क्लास में ज्यादातर समय लोगों को यही बताती रही कि ब्लैक फूल वाली झाड़ी में बदल सकता है। मोटी औरत की क्षतिग्रस्त तस्वीर को हटा दिया गया। उसकी जगह सर कैडोगन और उसके मोटे भूरे टट्टू की तस्वीर लगा दी गई। कोई भी खुश नहीं था। सर कैडोगन अपना आधा समय लोगों को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देने में लगाता था। बाकी समय मूर्खतापूर्ण जटिल पासवर्ड खोजता रहता, जिन्हें वो दिन में कम से कम 2 बार बदलता था। वो बिल्कुल पागल है, सीमस फिनिगन ने गुस्से में पर्सी से कहा। क्या इनकी जगह हमें कोई दूसरा पहरेदार नहीं मिल सकता? दूसरी कोई तस्वीर पहरेदार बनने को तैयार नहीं है। मोटी औरत का जो हाल हुआ है उससे सब डर गए हैं। सर कैडोगन ही इकलौता बहादुर व्यक्ति था जो इस काम के लिए तैयार था। बहरहाल हैरी के पास सर कैडोगन के अलावा बहुत सी चिंताएं थीं। उस पर अब कड़ी नजर रखी जा रही थी। टीचर्स उसके साथ गलियारे में चलने के बहाने खोजते थे और पर्सी वीजली हर जगह वफादार कुत्ते की तरह उसके साथ जाता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि एक दिन प्रोफेसर मैगोनिगल ने हैरी को अपने ऑफिस में बुलाया। उनके चेहरे पर इतना गंभीर भाव था कि हैरी ने सोचा कोई मर गया है। अब तुमसे ये खबर छिपाने का कोई फायदा नहीं है पॉटर, उन्होंने बहुत गंभीर आवाज में कहा। मैं जानती हूँ ये सुनकर तुम्हें सदमा लगेगा, लेकिन सीरियस ब्लैक, मैं जानता हूँ वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैंने रॉन के डैडी को उसकी मम्मी को ये बताते हुए सुना था मिस्टर वीजली जादू मंत्रालय में काम करते हैं। ये सुनकर प्रोफेसर मैगोनिगल बहुत हैरान हो गई। उन्होंने हैरी को पल दो पल के लिए घूरा, फिर बोली, अच्छा तो फिर पॉटर तुम ये बात समझ जाओगे कि शाम को क्विडिच की प्रैक्टिस करना तुम्हारी सुरक्षा के हिसाब से ठीक नहीं है। शनिवार को हमारा पहला मैच है, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रोफेसर, हैरी ने गुस्से में कहा। प्रोफेसर मैगोनिगल ने उसे गौर से देखा। हैरी जानता था गरुण द्वार की टीम के जीतने में उनकी गहरी रुचि थी। आखिरकार उन्होंने ही तो उसे खोजी बनने का सुझाव दिया था। उसने सांस रोककर इंतजार किया। प्रोफेसर मैगोनिगल खड़ी हो गई और खिड़की से क्विडिच पिच को घूरती रहीं, जो बरसात की बूंदों में धुंधली दिख रही थी। मैं चाहती हूँ कि इस बार कप हम जीतें, लेकिन फिर भी पॉटर मुझे ज्यादा खुशी होगी अगर कोई टीचर वहां तुम्हारे साथ रहे। मैं मैडम हुच को कहूंगी वो प्रैक्टिस के समय तुम पर निगरानी रखें। हमारा मैच नाग शक्ति की टीम से नहीं होगा, ऑलिवर वुड ने अपनी टीम को बुरी खबर दी। उसने उन्हें बहुत गुस्से से बताया, फ्लिंट अभी अभी मुझसे मिलने आया था, हमारा मैच मेहनतकश से होगा। क्यों? फ्लिंट के पास एक बहाना है कि उसके खोजी के हाथ में चोट है, वुड ने गुस्से में अपनी दांत किटकिटाते हुए कहा। लेकिन ये साफ है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ऐसे मौसम में नहीं खेलना चाहते। उन्हें लग रहा है कि इतने बुरे मौसम में उनकी जीत की संभावना कम है। मेलफॉय के हाथ में कोई गड़बड़ नहीं है, वो नाटक कर रहा है, हैरी ने गुस्से में कहा। मैं जानता हूं, लेकिन हम इस बात को साबित नहीं कर सकते। लेकिन अब हमें मेहनतकश के खिलाफ खेलना पड़ेगा, जिनकी खेलने की शैली बिल्कुल अलग है। उनकी टीम में एक नया कप्तान और खोजी है, सेड्रिक डिगोरी। एंजेलिना, एलिसिया और केटी अचानक खीखी करके हंसने लगी। क्या है? वुड ने उनके खिलखिलाने पर भुकुटी तान कर कहा। वही ना जो लंबा और आकर्षक है, जो ताकतवर और खामोश रहता है। वो सिर्फ इसलिए खामोश है कि उसमें इतनी बुद्धि ही नहीं है कि कुछ बोल सके। मुझे लगता है तुम लोग बेकार ही चिंता कर रहे हो ऑलिवर।
मेहनतकश की टीम को हम आराम से हरा देंगे। हम बिल्कुल अलग परिस्थितियों में खेल रहे हैं, वुड चिल्लाया। उसकी आंखें बाहर निकल रही थी। डिगोरी ने अपनी टीम को बहुत मजबूत बना लिया है, वो बहुत बढ़िया खोजी है। मुझे पहले ही डर था। तुम इसे बहुत आसान मानोगे, लेकिन हमें आराम से नहीं बैठना चाहिए। जीतने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ऑलिवर, शांत हो जाओ। हम मेहनतकश के मैच को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, बहुत ही गंभीरता से, फ्रेड ने चिंतित दिखते हुए कहा। अगले दिन मैच के अलावा हैरी के मन में किसी बात की चिंता नहीं थी। ऑलिवर वुड हर पीरियड के बाद उसे टिप देता। तीसरी बार जब ऐसा हुआ तो वुड उसे बहुत देर तक पैंतरे समझाता रहा। अचानक हैरी को एहसास हुआ गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास शुरू हुए 10 मिनट हो गए हैं। वो तेजी से भागने लगा। गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास के बाहर जाकर हैरी ने भागना बंद किया। उसने दरवाजा खोला, धड़धड़ाता हुआ अंदर घुस गया। प्रोफेसर ल्यूपिन, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। लेकिन टीचर की डेस्क पर प्रोफेसर ल्यूपिन नहीं थे, स्नैप थे। ये क्लास 10 मिनट पहले शुरू हो गई है पॉटर, इसलिए मुझे लगता है गरुड़ द्वार के 10 पॉइंट कम होने चाहिए। बैठ जाओ। लेकिन हैरी हिला तक नहीं। उसने पूछा, प्रोफेसर ल्यूपिन कहाँ हैं? उनका कहना है कि वो इतने बीमार हैं कि तुम लोगों को नहीं पढ़ा सकते। मुझे लगता है मैंने तुमसे बैठने को कहा है। लेकिन हैरी जहां था वहीं खड़ा रहा। उन्हें क्या हुआ है? स्नैप की काली आंखों में चमक आ गई। उनकी जान खतरे में नहीं है। गरुड़ द्वार के 5 पॉइंट और कम किए जाते हैं। अब अगर मुझे एक भी बार और बैठने को कहना पड़ा तो इस बार 50 पॉइंट कम होंगे। हैरी धीरे से अपनी सीट पर पहुंचा और बैठ गया। स्नैप ने क्लास के चारों तरफ देखा। प्रोफेसर ल्यूपिन ने इस बात का रिकॉर्ड नहीं रखा है कि तुम लोगों को उन्होंने क्या क्या पढ़ा दिया है। प्लीज सर, हमने बहरूपिये, लाल टोपी, कप्पास और ग्रिंडिलोस पढ़ लिए हैं, हरमाइनी ने तत्काल कहा। चुप रहो, मैंने जानकारी नहीं मांगी है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि प्रोफेसर ल्यूपिन व्यवस्थित नहीं है। वे गुप्त कलाओं से रक्षा के अब तक के सबसे अच्छे टीचर हैं, डीन ने बहादुरी से कहा। तत्काल पूरी क्लास ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। ये सुनकर स्नैप पहले से ज्यादा खतरनाक दिखने लगे। तुम लोग बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हो। ल्यूपिन तुमसे मेहनत नहीं करा रहे हैं। लाल टोपी और ग्रिंडिलोच से निपटने की आशा तो मैं फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों से करता हूँ। हैरी ने उन्हें पाठ्यपुस्तक के पन्ने पलटते देखा। वे आखिरी अध्याय पर पहुंच गए, क्योंकि निश्चित रूप से वो जानते थे कि उन्होंने उसे नहीं पढ़ा है। नर भेड़िए, स्नैप ने कहा। लेकिन सर, हमें नर भेड़ियों के बारे में अभी नहीं पढ़ना है। हम अभी हिंकी पंक्स शुरू करने वाले थे। मिस ग्रेंजर, मैं ये सोच रहा था कि ये क्लास आप नहीं बल्कि मैं ले रहा हूँ, और मैं आप सबसे कहता हूँ पेज नंबर 394 खोल लें। आप सब अभी। स्नैप ने मौत जैसी ठंडी आवाज में जवाब दिया। स्नैप ने पूछा, तुम में से कौन है जो बता सकता है कि नर भेड़िए और सच्चे भेड़िए में क्या अंतर है? सभी विद्यार्थी खामोश बैठे रहे, सिवाय हरमाइनी के। कोई नहीं, स्नैप ने हरमाइनी को नजरअंदाज करते हुए कहा। उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। तुम लोग अभी मुझे ये बता रहे हो कि प्रोफेसर ल्यूपिन ने तुमको इनके आसान अंतर के बारे में नहीं बताया है? हमने आपको पहले ही बताया था सर कि हम अब तक नर भेड़िए पर नहीं पहुंचे हैं। खामोश! मुझे लगता है कि थर्ड ईयर का कोई भी विद्यार्थी नर भेड़िए को देखते ही उसे तत्काल पहचान लेगा। मैं प्रोफेसर डंबलडोर को बताऊंगा कि तुम लोग कितने पीछे हो। हरमाइनी का हाथ अब भी हवा में था, उसे चुप नहीं रहा गया। प्लीज सर, नर भेड़िए और असली भेड़िया में कई छोटे अंतर हैं। मिस ग्रेंजर दूसरी बार बीच में बोली हो। गरुड़ द्वार के 5 पॉइंट कम किए जाते हैं, क्योंकि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम सब जानती हो, इसने अपने ठंडे लहजे में कहा। हरमाइनी का चेहरा लाल पड़ गया। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया, आंखों में आंसू भरकर फर्श को घूरती रही। पूरी क्लास स्नैप से कितनी नफरत करती थी, ये इसी बात से पता चलता था कि वे सब गुस्से से उन्हें घूर रहे थे। हालांकि उनमें से हर एक ने कभी न कभी हरमाइनी को सर्वज्ञाता कहकर चिढ़ाया है, और रॉन तो हरमाइनी को हफ्ते में कम से कम 2 बार यही कहता था। बहरहाल इस समय रॉन जोर से बोला, आपने एक सवाल पूछा था, वो जवाब जानती थी। अगर आपको जवाब सुनना ही नहीं था तो आपने पूछा क्यों था? क्लास के सभी विद्यार्थी समझ गए रॉन ने सीमा पार कर ली है। स्नैप धीमे कदमों से चलते हुए रॉन के पास पहुंचे तो कमरे में सबने सांस रोक ली। तुम्हें सजा मिलेगी वीजली। अगर तुमने फिर कभी मेरे पढ़ाने के तरीके की आलोचना की तो तुम बहुत पछताओगे। इसके बाद क्लास का कोई विद्यार्थी कुछ नहीं बोला। सब बैठकर किताब की मदद से नर भेड़िए पर नोट्स बनाते रहे।
स्नेप घूमते हुए उनकी निगरानी करते रहे और प्रोफेसर ल्यूपिन द्वारा विद्यार्थियों से कराए गए काम को देखकर उसकी गलतियां निकालते रहे। जब घंटी बजी तो स्नेप ने उन्हें रुकने का इशारा किया। तुम सबको एक निबंध लिखना है, नर भेड़िए को कैसे पहचाना और मारा जाता है। इस विषय पर 2 चर्म पत्र चाहता हूँ। मुझे सोमवार की सुबह तुम लोगों का निबंध मिल जाना चाहिए। बीजली तुम रुक जाओ, तुम्हारी सजा तय करनी है। हैरी और हरमाइनी भी बाकी सब विद्यार्थियों के साथ कमरे से बाहर गए। सब ने इंतजार किया ताकि वे इतनी दूर पहुंच जाएं कि उनकी आवाज़ स्नैप को सुनाई न दे। इसके बाद उन्होंने स्नैप पर गोलाबारी शुरू कर दी। स्नैप ने कभी गुप्त कलाओं से रक्षा के किसी दूसरे टीचर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। वे ल्यूपिन के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? तुम्हें क्या लगता है ये बहरूपिये के कारण तो नहीं? हरमाइनी ने सोचते हुए कहा, मुझे नहीं पता। काश प्रोफेसर ल्यूपिन जल्दी ठीक हो जाएं। रॉन 5 मिनट बाद आग बबूला होकर आया। तुम जानते हो कि वह मुझसे क्या करवाना चाहता है? मुझे अस्पताल के बेड पैन साफ करने होंगे, जादू के बिना। वो गहरी सांसें ले रहा था, उसकी मुट्ठी भींची हुई थी। ब्लैक स्नैप के ऑफिस में क्यों नहीं छिपा? उसका काम तमाम कर देता तो हमें उससे छुटकारा मिल जाता। हैरी अगली सुबह जल्दी उठ गया, इतनी जल्दी कि बाहर अब भी अंधेरा था। तभी उसे गर्दन के पीछे ठंडी हवा महसूस हुई। पीव्स उसके पास तैर रहा था और कान में फूंक मार रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? हैरी ने गुस्से में कहा। पीव्स ने गाल फुलाए फूंक मारी और कमरे के बाहर चला गया। हैरी ने अलार्म क्लॉक ढूंढी और समय देखा। 4:30 बजे थे। पीव्स को कोसते हुए वो लेट गया। बादल गरजने, महल की दीवारों से हवा के तेजी से टकराने और अंधेरे जंगल में पेड़ों के चरमराने की आवाज़ों को नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल था। इतने शोर के बीच सोना मुश्किल था। वो सोचने लगा, कुछ ही घंटों में वो क्विडिच की पिच पर होगा, इस तेज हवा से जूझेगा। आखिरकार उसने कुछ देर बाद सोने का इरादा छोड़ दिया। उसने उठकर कपड़े पहने, अपनी निम्बस 2000 उठाई और कोई आवाज़ किए बिना कमरे के बाहर चला गया। जैसे ही हैरी ने दरवाज़ा खोला, कोई चीज़ उसके पैरों पर टकराई। वो झुका, नीचे क्रूकशैंक्स थी। उसने पूंछ पकड़कर क्रूकशैंक्स को उठाया और उसे बाहर घसीटा। मुझे लगता है रॉन तुम्हारे बारे में सही कहता है। हैरी ने क्रूकशैंक्स को शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, इस जगह पर बहुत से चूहे हैं, जाओ और उनके पीछे पड़ो। स्कैबर्स को अकेला छोड़ दो। हैरी जानता था खराब मौसम के कारण मैच रद्द नहीं होगा। क्विडिच के मैच आंधी तूफान जैसी छोटी मोटी बातों से रद्द नहीं होते। वुड ने उसे गलियारे में सेड्रिक डिगोरी दिखा दिया था, इसलिए वो डरा हुआ था। आमतौर पर खोजी हल्के और तेज रफ्तार वाले होते हैं, लेकिन इस मौसम में डिगोरी अपने वजन के कारण फायदे में रहेगा। हैरी ने सुबह होने तक आग के सामने बैठकर गुजारा, बीच बीच में उठकर क्रूकशैंक्स को भगाया। आखिरकार हैरी ने सोचा अब नाश्ते का समय हो गया है, इसलिए तस्वीर के छेद से निकलकर अकेला बाहर गया। आवारा कुत्ते, रुक और मुझसे युद्ध कर, सर कैडोगन ने कहा। चुप रहो, हैरी जम्हाई लेते हुए बोला। प्लेट भर दलिया खाने के बाद उसमें जान आ गई। वो टोस्ट खा रहा था कि तभी बाकी की टीम आ गई। आज का मुकाबला बहुत मुश्किल होगा, वुड ने कहा, जो कुछ भी नहीं खा रहा था। चिंता मत करो ओलिवर, थोड़े बहुत पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये थोड़ा बहुत पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। क्विडिच की लोकप्रियता इतनी थी कि इतने खराब मौसम में भी पूरा स्कूल मैच देखने आया। टीम के खिलाड़ियों ने अपने लाल कपड़े पहने उस प्रेरक भाषण का इंतजार किया जो वुड आमतौर पर देता था, लेकिन वुड के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। निराशा में उसने अपना सिर हिलाया। हवा इतनी तेज थी कि पिच की तरफ जाते समय वो लड़खड़ा रहे थे। अगर भीड़ तालियां बजा रही थी तो बादलों की गरज के कारण उन्हें तालियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बारिश की बूंदें हैरी के चश्मे पर लगातार पड़ रही थी। वो सोचने लगा, इस हाल में सुनहरी गेंद कैसे देखेगा। मेहनत कशी खिलाड़ी पीले दुशालों में पिच के दूसरे छोर पर आ रहे थे। डिगोरी वुड को देख के मुस्कुराया, लेकिन वुड को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके जबड़े सिल दिए हों। हैरी ने मैडम हुच के मुंह को हिलते हुए देखा। अपनी अपनी झाड़ुओं पर चढ़ जाओ। मैडम हुच ने सीटी बजाई, होंठों से लगाई और फिर बजा दी। वे सब उड़कर ऊपर की तरफ चल दिए। हैरी तेजी से उड़ा। उसकी निम्बस 2000 हवा में कांप रही थी। उसने यथासंभव स्थिर रखने की और बारिश में देखने की कोशिश की। 5 मिनट में हैरी भीग गया था और ठिठुर रहा था। छोटी सुनहरी गेंद को तो रहने ही दें, उसे अपनी टीम के खिलाड़ी भी मुश्किल से दिख रहे थे। भीड़ चोगों और टूटी छतरियों के समुद्र के नीचे छिपी थी। 2 बार हैरी पहलवान के कारण गिरते गिरते बचा। चश्मे पर बारिश की बूंदें पड़ने के कारण वो कुछ देख नहीं पा रहा था। उसे समय का अंदाजा भी नहीं रहा। अपनी झाड़ू को सीधी रख पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था।
2 बार हैरी किसी दूसरे खिलाड़ी से टकराते टकराते बचा और उसे मालूम नहीं कि ये उसकी टीम का है या विरोधी टीम का। वो सब इतना भीग चुके थे और बारिश इतनी तेजी से हो रही थी कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था। बिजली की पहली चमक के साथ मैडम हुच की सीटी की आवाज सुनाई दी। हैरी को बारिश की मोटी बूंदों के बीच वुड की आकृति दिखी जो उसे जमीन पर उतरने का इशारा कर रहा था। पूरी टीम कीचड़ में उतर गई। मैंने टाइम आउट लिया है, सब यहाँ आ जाओ, वुड ने अपने साथियों से कहा। स्कोर क्या है? हम 50 पॉइंट आगे हैं, वुड ने कहा, लेकिन अगर हमने जल्दी ही सुनहरी गेंद नहीं पकड़ी तो शायद रात होने तक खेलना पड़े। चश्मे के कारण मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा, हैरी ने अपने चश्मे को लहराते हुए चिंता भरी आवाज में कहा। उसी पल हरमाइनी पास आ गई। उसने अपना चोगा सिर तक उठा रखा था, न जाने क्यों मुस्कुरा रही थी। मेरे मन में एक विचार आया है हैरी, मुझे चश्मा दो। हैरी ने चश्मा उसे दे दिया। पूरी टीम हैरानी से देखती रही। हरमाइनी ने चश्मे को अपनी छड़ी से ठोकते हुए कहा, अप्रभावित। लो, उसने हैरी को चश्मा दिया और कहा, अब पानी का कोई असर नहीं होगा। वुड हरमाइनी को इतने प्यार से देख रहा था जैसे उसे चूमना चाहता हो। शाबाश। भीड़ में गुम होती हरमाइनी की तरफ देखते हुए वुड भर्राई आवाज में बोला, चलो अब हम चलते हैं। हरमाइनी के मंत्र से काम बन गया था। हैरी ठंड में ठिठुर रहा था, लेकिन अब उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसमें नया उत्साह आ गया था। उसने हर दिशा में सुनहरी गेंद की तलाश की। बादल गरजने की एक और आवाज आई। उसके तत्काल बाद बिजली चमकी। माहौल खतरनाक हो गया था। वो पलट कर पिच के बीच जाना चाहता था, लेकिन फिर तभी एक बिजली कड़की स्टूडेंट्स देखने लगे। हैरी ने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका ध्यान भटक गया। सबसे ऊपर की खाली सीटों वाली लाइन में एक बड़े कुत्ते की साफ आकृति नजर आ रही थी। हैरी के हाथ झाड़ू के हैंडल पर से छूट गए। उसकी निम्बस 2000 कुछ फुट नीचे गिर गई। अपनी लट को अपनी आंखों से हटाते हुए एक बार फिर स्टैंड्स की तरफ देखा। कुत्ता गायब हो गया था। हैरी, सुनहरी गेंद तुम्हारे पीछे है, वुड की दर्द भरी चीख सुनाई दी। हैरी ने हड़बड़ी में चारों तरफ देखा। सेड्रिक डिगोरी तेजी से पिच की तरफ जा रहा था। उनके बीच बारिश भरी हवा में छोटी सी सुनहरी गेंद चमक रही थी। दहशत के झटके के साथ हैरी ने खुद को झाड़ू के हैंडल पर लटा लिया और सुनहरी गेंद की तरफ उड़ गया। बारिश उसके चेहरे पर तमाचों की तरह पड़ रही थी। निम्बस 2000 से उसने कहा, चलो और तेज। लेकिन तभी कोई अजीब चीज हो रही थी। स्टेडियम में रहस्यमय खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आवाज का बटन बंद कर दिया हो, जैसे हैरी अचानक बहरा हो गया हो। और तभी उसे ठंड की जानी पहचानी भयानक लहर का आभास हुआ जो उसके अंदर घुस गई। बिना सोचे समझे हैरी ने सुनहरी गेंद पर से निगाह हटा ली। नीचे देखने लगा। नीचे कम से कम 100 दम पिशाच खड़े थे, जिनके छिपे हुए चेहरे उसी तरफ थे। उसे ऐसा लगा जैसे बर्फ की तरह जमा हुआ पानी उसके सीने में उछल रहा हो। और उसने एक बार फिर वही सुना, कोई औरत चीख रही है, नहीं, हैरी को नहीं, हैरी को नहीं, रहम करो, हैरी को नहीं। उसके दिमाग के अंदर वो औरत चीख रही थी, दूर हट जाओ मूर्ख औरत, दूर हट जाओ इसी समय। हैरी को नहीं, रहम करो, उसकी जगह मुझे मार डालो, उसके बदले मुझे मार डालो। हैरी के दिमाग में बेहोश करने वाली, सिर चकराने वाली सफेद धुंध भर गई। वो क्या कर रहा था? वो क्यों उड़ रहा था? उसे उस औरत की मदद करना चाहिए, वो मरने वाली है। कोई उसकी हत्या कर रहा था। बर्फीली धुंध में वो नीचे और नीचे। हैरी को नहीं, रहम करो, रहम करो। कोई आदमी तीखी आवाज में हंस रहा था। औरत चीख रही थी। इसके बाद हैरी को कुछ याद नहीं रहा। खुशकिस्मती थी कि वो जमीन नर्म थी। मुझे तो लगा कि वो मर गया होगा, लेकिन उसका चश्मा तो नहीं टूटा। हैरी को फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे जरा अंदाजा नहीं था वो कहाँ है या वो यहाँ कैसे पहुंचा। वहां आने के पहले क्या हुआ? उसका रोम रोम दुख रहा था जैसे उसे पीटा गया हो। हैरी की आंखें तत्काल खुल गईं। वो अस्पताल में लेटा हुआ था। रॉन और हरमाइनी वहां थे। ऐसे दिख रहे थे जैसे अभी अभी स्विमिंग पूल से निकल कर आ रहे हों। ऐसा लगा जैसे हैरी की याददाश्त तेजी से वापस लौट आई। बिजली की चमक, ग्रीन सुनहरी गेंद और दम पिशाच। क्या हुआ? उसने अचानक उठकर बैठते हुए कहा, जिससे सब चौंक गए। तुम गिर गए थे लगभग 50 फुट की ऊंचाई से, फ्रेड ने कहा। हमने सोचा तुम मर गए हो, एलिसिया कांपते हुए बोली। हरमाइनी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसकी आंखें बहुत लाल थीं। परंतु मैच का क्या हुआ? हैरी ने पूछा। किसी ने कुछ नहीं कहा। हैरी के दिल में भयानक सच्चाई पत्थर की तरह उतर गई। हम हार तो नहीं गए? डिगोरी ने सुनहरी गेंद पकड़ ली थी। तुम्हारे गिरने के ठीक बाद उसे एहसास ही नहीं था कि तुम गिर गए हो। जब उसने पलटकर तुम्हें जमीन पर गिरे देखा तो उसने कहा मैच दोबारा होना चाहिए, लेकिन निष्पक्षता से जीत नहीं की हुई थी। यहाँ तक इस बात को वुड भी मानता है। वुड कहाँ है? हैरी ने कहा जब उसे एहसास हुआ कि वुड वहां नहीं था।
अब भी नहा रहा है, हमें लगता है वो पानी में डूबने की कोशिश कर रहा है, फ्रेड ने कहा। हैरी ने अपना चेहरा घुटनों के बीच छिपा लिया, अपने बाल कसकर पकड़ लिए। फ्रेड ने उसके कंधे को पकड़ा और जोर से हिलाया। हैरी, इससे पहले तुमने हमेशा सुनहरी गेंद पकड़ी है, कभी ना कभी तो ये होना ही था जब तुम उसे ना पकड़ पाओ, जॉर्ज ने कहा। अभी आशा खत्म नहीं हुई है, हम 100 पॉइंट से हारे हैं। अगर मेहनतकश चीलघात से हार जाए और हम चीलघात और नागशक्ति को हरा दें तो मेहनतकश को कम से कम 200 पॉइंट से हराना होगा। लेकिन अगर वे चीलघात को हरा दें, ऐसा नहीं हो सकता। चीलघात की टीम बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन अगर नागशक्ति मेहनतकश से हार जाए, सब कुछ पॉइंट्स पर निर्भर करता है, 100 पॉइंट इधर या उधर। हैरी बिना बोले पड़ा रहा, वो हार गए। पहली बार वो क्विडिच मैच हारा था। लगभग 10 मिनट बाद मैडम पॉम्फ्री आई, टीम के खिलाड़ियों को वहां से जाने को कहा। टीम के खिलाड़ी बाहर निकलते समय अपने पीछे कीचड़ के निशान छोड़ गए। उनके जाने के बाद मैडम पॉम्फ्री ने दरवाजा बंद किया। रॉन और हरमाइनी हैरी के बिस्तर के पास खिसक आए। डम्बलडोर सचमुच बहुत गुस्सा थे। मैंने उन्हें पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा है। जब तुम गिरे तो वो पिच के पास भाग कर आए थे और अपनी छड़ी घुमाई, जिसकी वजह से जमीन पर टकराने से पहले तुम्हारी रफ्तार कम हो गई। फिर उन्होंने अपनी छड़ी दम पिशाचों पर घुमाई। एक सफेद चीज निकलकर दम पिशाचों पर हमला करने लगी। वो तत्काल स्टेडियम के बाहर चले गए। डम्बलडोर इस बात पर नाराज थे कि दम पिशाच मैदान में क्यों आए हैं, हरमाइनी ने लरसती आवाज में कहा। फिर उन्होंने जादू से तुम्हें स्ट्रेचर पर लिटाया और स्कूल तक तुम्हारे साथ आए। सब सोच रहे थे कि तुम तो मर। उनकी आवाज टूट गई, लेकिन हैरी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो इस बारे में सोच रहा था कि दम पिशाचों के कारण वो बेहोश क्यों हो जाता है। वो चीखने वाली औरत के बारे में सोच रहा था। रॉन और हरमाइनी इतने चिंतित होकर देख रहे थे कि उससे क्या किसी को मेरी निम्बस 2000 मिली। रॉन और हरमाइनी ने तत्काल एक दूसरे की तरफ देखा। अरे क्या? हैरी ने कभी रॉन तो कभी हरमाइनी को देखा। जब तुम नीचे गिरे तो वो उड़कर दूर चली गई और जाकर लड़ाकू पेड़ से टकरा गई, हरमाइनी ने कहा। हैरी के पेट में खलबली मच गई। मैदान के बीचों बीच खड़ा लड़ाकू पेड़ बहुत हिंसक था। उसने दिल दहलाने वाले जवाब का इंतजार किया। तुम तो लड़ाकू पेड़ को जानते ही हो, उसे किसी चीज का टकराना पसंद नहीं है, रॉन बोला। प्रोफेसर फ्लिटविक तुम्हारे होश में आने के ठीक पहले इसे लेकर आए थे, हरमाइनी ने धीमे से कहा। उसने धीरे से अपने पैर के पास एक बैग उठाकर पलटा। उसमें लकड़ी के दर्जन भर टुकड़े और टहनियां बिस्तर पर गिर गईं। हैरी की वफादार झाड़ू आखिरकार हार गई थी। उसके बस अवशेष बचे थे। सबको अपने पीछे आने का इशारा किया।